रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हमारे आसपास कई तरह के जानवर हमें दिखाई दे जाते हैं जिन पर हम अक्सर दया करते हैं और करनी भी चाहिए। ये निरीह जीव आप पर कई बार निर्भर हो जाते हैं। थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। कभी कभी हम इन जानवर को अपने घरों में भी पाल लेते हैं, हमारे अकेलेपन का अच्छा साथी बन सकते हैं। कहा जाता है जो लोग साइकोलॉजिकली अंतर्मुखी होते हैं, अर्थात लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं, एकांत में ही रहना पसंद करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा साथी एक जानवर या पालतू पशु होता है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, अपनी भावनाएं, वो बातें जो दूसरों को नहीं कर सकते हैं उनके साथ कहकर अपने मन को हल्का कर सकते हैं। और फिर कुत्ता तो मनुष्य का आदिम युग का साथी है। कहते हैं जब मनुष्य आदिम युग में रह रहा था तब से उसने कुत्ते को पालतू बनाया और तब से वो मनुष्य के साथ ही मनुष्य समाज का एक अभिन्न अंग बनकर रह रहा है। वो हमारे साथ रहता है, हमारे घर की रखवाली करता है और आजकल तो ट्रेडिशन ही बन गया है कुत्तों को पालना। जिस शान और शौकत से एक साधारण मनुष्य नहीं जी सकता है, उस साधारण शौकत से कुत्तों को जीने मिलता है। फिर वो चाहे एसी रूम में सोना हो, कार में घूमना हो, और आजकल तो दवाई दुकान जहां इंसानों की दवाइयां मिलती थी वहां पर कुत्तों के लिए खास तरह का खाने के बिस्कुट मिलते हैं। मगर क्या हो अगर आपका यही पालतू प्यारा सा निरीह जानवर एक खूंखार विपत्ति बनकर आपके सामने प्रकट हो। वो जीव जिसे आप बड़े शौक से अपने घर में लाए हैं, अब वही आपके लिए अपने घर में रहने समय डर का कारण बन जाए। हर समय आपको यही डर लगा रहे कि कहीं आपकी जान वो न निकाल दे। मैं पढ़ाई में कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा। याद है 10वीं कक्षा में जब पहली बार फेल किया था और पिताजी ने मेरी पीठ की चमड़ी उधेड़ी थी। 12वीं का रिजल्ट भी कुछ वैसा ही रहा। पिताजी ने तो जैसे आशा ही छोड़ दी थी कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर सकूंगा। मगर हाँ, पढ़ाई में मन लगे ना लगे, मेरा एक चीज में बहुत मन लगता था और वो था कंप्यूटर। और शायद इसी वजह से आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक बड़ी सी आईटी फर्म में नौकरी मिली और फिर इस शहर में पोस्टिंग हुई। थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा किए और अपनी जिंदगी का एक बड़ा सपना सच किया, वो था अपना घर। हालांकि इस शहर में घर खरीदना कोई आसान बात नहीं थी, मगर इस लोकेलिटी में कम दाम में ही मुझे ये फ्लैट मिल गया। हाँ, ये ज़रूर है कि शहर से थोड़ा बाहर की तरफ है, एक बड़े से खुले मैदान के बीचों बीच हमारी ये लोकेलिटी बनी हुई है। 5 ब्लॉक हैं जिसमें से सी ब्लॉक के चौथे फ्लोर पर मेरा ही मकान है। डर की बात कुछ नहीं है क्योंकि चारों ओर से दीवार से बंद है, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। हाँ, किसी सामान की जरूरत पड़ने पर थोड़ा शहर की ओर दौड़ना पड़ता ही यही है। इसके बाद मेरी शादी की तलाश शुरू हुई। कई रिश्ते आए मगर मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था।
श्रुति मेरे साथ स्कूल में ही पढ़ती थी। तब से हमारे बीच कुछ था। अब ये प्यार था या कुछ कह नहीं सकता, मगर जब उसके पिता ने प्रस्ताव रखा तो मैं मना नहीं कर सका। हाँ, इस पर रिश्तेदारों में बातचीत जरूर हुई कि इनका बचपन से ही टांका था, लव मैरिज है, मगर सच कहूं तो ये मेरी अरेंज मैरिज ही थी। श्रुति को जब से यहाँ लेकर आया तब से मुझे थोड़ी सी गिल्ट फील होती थी, क्योंकि उसके लिए करने को कोई विशेष यहाँ काम न था। मेरे ऑफिस निकलने के बाद फ्लैट में वो अकेली होती, टीवी देखकर और गाने सुनकर और किताबें पढ़कर दिन बिताती। श्रुति भी बचपन से ही थोड़ी अंतर्मुखी है। लोगों से मिलना, बातचीत करना ये सब उसे पसंद नहीं है। अब ये उसका स्वभाव है या फिर अपनी सुंदरता पर घमंड, कह नहीं सकते, क्योंकि सुंदर भी तो बला की है वो। फ्लैट में भी आसपास के लोगों से ज्यादा मेल उसने नहीं रखा है। अतः श्रुति के समय को अच्छे से व्यतीत करने के लिए मैंने अपने डॉग ट्रेनर फ्रेंड अमितेश से एक लैब्राडोर कुत्ता खरीद लिया। कुत्ता छोटा सा था, बेहद प्यारा था। हालांकि अमितेश ने कहा था कि साल भर में ये बड़ा हो जाएगा और जैसे ही बड़ा होगा एक चीते की ऊंचाई तक तो जरूर पहुंच जाएगा। मुझे भी अच्छा लगा, मगर मुझे क्या पता था कि वो जिसे मैं श्रुति के टाइम पास के लिए ला रहा हूं, धीरे धीरे श्रुति के जीवन में मेरा सब्स्टिट्यूट बनकर उभरेगा। मैंने उसका नाम रखा था रॉकी, श्रुति ने उसका नाम रखा था बाबू सोना। अब दिन भर श्रुति बाबू सोना के साथ ही बिजी रहती, और जब शाम को मैं ऑफिस से लौट कर आता तो ढेर सारी बातें और कहानियां मुझ पर जैसे छड़ी लग जाती। मैं पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, अतः मायके और ससुराल वालों से श्रुति ही फ़ोन पर कांटेक्ट रखती है। मेरे माता पिता की खबर, उसके माता पिता की खबर, इन सब के अलावा बाबू सोना की दिन भर की क्रियाकलाप, उसने ये किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसी बदमाशी की, ये वो, सो शिट यार। कभी कभी तो मैं परेशान हो जाता था। ऑफिस से थका हारा लौटकर मन नहीं करता था कि ये सब कहानियां सुनूं। श्रुति को पास पाने की ललक मगर श्रुति थी कि उसे बाबू सोना के अलावा कुछ दिखता ही न था, और अगर मैं इन सबको सुनने से इनकार करता तो फिर मुंह फुलाकर बैठ जाती। चाहे बाबू सोना की कहानियां ही सुनाए, मुझसे बातें तो करती थी वो, मेरे पास बैठती थी, और यही बात मेरे लिए काफी थी। श्रुति का, जैसे मैंने कहा, स्वभाव बिल्कुल न था बाहर जाने का। अतः मेरे साथ ही जब वो फ्लैट से बाहर निकलती, मगर बाबू सोना को तो थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी थी, इसलिए किसी किसी दिन मॉर्निंग वॉक के नाम पर या फिर संडे को मैं उसे लेकर आसपास के इलाके में टहलने निकल जाता था। और उस समय मैंने एक बात लक्ष्य की, वो ये कि दूसरे कुत्तों की तरह बाबू सोना को देखकर आसपास सड़क के कुत्ते उस तरह से भौंकते या गुर्राते नहीं थे। वो सभी उसे देखकर जैसे डर के मारे आसपास दुबक जाते थे। अरे, ऐसे छोटे कुत्ते से बाकी कुत्तों को ऐसा क्या डर? बाबू सोना का स्वभाव ही कुछ अजीब सा होता था। आसपास से गुजरती गाड़ियों में या लोगों को देखकर वो कभी भी कोई हरकत न करता, मगर आसपास अगर कोई छोटा बच्चा दिख जाए तो जैसे उसके अंदर कोई शैतान घुस जाता था। वो इस तरह से उसको देखकर भौंकता और चेन छुड़ाकर भागने की कोशिश करता कि मेरा उसे कंट्रोल कर पाना संभव नहीं हो पाता था। वैसे इसे मैंने
एक सामान्य बात की तरह ही लिया, क्योंकि विदेशी ब्रांड का कुत्ता, क्या पता कैसे स्वभाव का होता है, क्या होता है। हम लोग ने तो कुत्ता कहने को सड़क छाप कुत्ते को ही जाना है। बचपन में भी गांव में मेरा एक कुत्ता दोस्त था, बहुत प्यार करता था मुझे, बहुत खेलता था मेरे साथ। मगर भैया इन विदेशी ब्रांड कुत्तों की स्वभाव का क्या पता। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता चला जा रहा था। देखते देखते रॉकी 7 महीने का हो गया, मगर उसकी बॉडी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। अमितेश से मैं व्हाट्सएप के जरिए ही बातचीत करता था और अक्सर उसे फोटो भेजकर रॉकी के बारे में जानकारियां लेता रहता था। रॉकी की ग्रोथ कैसी है, उसे कौन सा टीका लगना है, वगैरह वगैरह। अमितेश भी उसकी ग्रोथ देखकर आश्चर्यचकित था। उसने कहा था, यार रजत, इसकी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि 7 महीने में ये कुत्ते इतने बड़े हो जाते हैं, ये मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है। दूसरी तरफ रॉकी के स्वभाव में एक परिवर्तन देखने को मिला। अब उसे हमारा खाना अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि मांस मछली वगैरह भी वो कच्चा खाना ज़्यादा पसंद करता था। अजीब बात थी, मगर श्रुति तो जैसे पागल सी थी अपने बाबूशुनों को लेकर। हमेशा यही कहती, अरे कच्चा खाता है तो खाने दो ना, उसे अच्छा लगता है, तुम तो बस उसके पीछे पड़े रहते हो। मेरा उसको लेकर कुछ भी कहना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था। बाबूशुना का स्वभाव भी थोड़ा सा बदलने लगा था। अब वो खूंखार सा होता जा रहा था। श्रुति के अलावा मैं अगर उसे डांटता डपटता तो उल्टा मुझ पर गुर्रा देता था, मगर श्रुति को लेकर मैं कुछ कह नहीं सकता था। बाबूशुना उसके दिल का टुकड़ा बन गया था। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था और शायद चलता भी रहता, और ये भयानक राज हमारे आंखों के सामने कभी ना आता अगर उस दिन अमितेश हमारे घर न आता। क्या राज है वो बाद में बताता हूं, पहले उस दिन अमितेश के आने पर क्या हुआ वो बताऊं। मैंने अमितेश को इनवाइट किया कि वो मेरे फ्लैट पर आकर एक बार रॉकी को अच्छी तरह से देख जाए। वैसे ये एक पन दो काज था, क्योंकि जब से मैंने ये फ्लैट लिया था अमितेश कभी मेरे घर नहीं आया था। इसी बहाने मेरा घर भी देख लेता और रॉकी को भी देख लेता। अमितेश भी शहर से तैयार हो गया। घंटी बजते ही मैंने दरवाज़ा खोला। शाम करीब 7:30 बज रहे होंगे। अमितेश मेरे सामने खड़ा था। और क्या हाल है रजत? अरे अमितेश आ। श्रुति भी अमितेश से मिलकर बहुत खुश हुई, मगर समस्या शुरू हुई जब अमितेश रॉकी के सामने आया। अचानक ही रॉकी भयंकर तरह से खूंखार हो उठा और गुर्राकर भौंकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो चेन तुड़ाकर अमितेश पर टूट पड़ेगा। मगर आश्चर्य, डॉग ट्रेनर अमितेश ने न जाने कितने कुत्तों को वश में किया है, ट्रेन किया है। रॉकी को भी उसी ने ट्रेन किया था, मगर आज पता नहीं रॉकी को क्या हो गया था। वो पागलों की तरह जंजीर तुड़ाकर दौड़ने को बेताब था। किसी तरह से उसे डांट डपट कर मैंने पास ही के कमरे में बंद किया। बंद कमरे में भी वो पूरी तरह से छटपटा रहा था। अमितेश अब बैठकर हम लोगों से बातें कर रहा था। खाना खाने के बाद हमने महसूस किया रॉकी शांत हो चुका है। वैसे भी उसे कमरे में बंद करना श्रुति को किसी भी तरह से पसंद नहीं आ रहा था। अतः उसने कहा, रॉकी लगता है अब शांत हो गया है, मैं देखकर आती हूं। श्रुति ने रॉकी के कमरे का दरवाजा खोला ही था कि अचानक चेन तुड़ाकर रॉकी कमरे से बाहर आ गया। श्रुति ने लाख डांट डपट करने की कोशिश की, मगर रॉकी जैसे ही उसकी बातें सुनने को तैयार ही ना था। वो रॉकी जो श्रुति के एक कहने पर शांत हो जाता था, आज जैसे अलग ही रौद्र रूप में विद्यमान था। दौड़ कर वो अमितेश के पास आया और उसकी बाहों को अपने दांतों से चबा दिया। आ, आ, आ!
मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार न था। मैं चौंक पड़ा। मेरे सामने मेरा दोस्त छटपटा रहा था और वो खूंखार जानवर उसके हाथों में अपना दांत गड़ाया था। रॉकी छोड़ छोड़! मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। तभी मेरे पास पड़ी एक लोहे की बाल्टी उठाकर मैंने रॉकी के सर पर मार दी। चोट खाकर वो बिलबिला उठा और उसने अमितेश की बांह छोड़ दी और इसके बाद अपनी खूंखार निगाहों से वो मेरी तरफ दौड़ के आने लगा। मैंने दोबारा बाल्टी उसके सिर पर दे मारी। उसका सर लहूलुहान हो गया। मगर इतनी देर तक आसपास के फ्लैट वालों को भी आवाज आ गई थी। मैंने बाहर का दरवाजा खोलकर किसी तरह से अमित को घर से बाहर निकाला। अमितेश बुरी तरह से छटपटा रहा था। खास पड़ोस के लोगों ने किसी तरह से उसे पकड़कर पास ही बैठाया और उसके घाव पर मरहम पट्टी करने लगे। मैं दौड़कर रॉकी को पकड़ने गया। रॉकी लहूलुहान था। श्रुति चीख रही थी। वो मुझे चिल्ला रही थी कि मैंने रॉकी को इस तरह से क्यों मारा। मैं आश्चर्यचकित था। इतनी बड़ी घटना के बाद भी श्रुति उसके प्रति दया कैसे रख सकती है। किसी तरह से रॉकी को कमरे में बंद किया और फिर मैंने तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन किया। मुझे अमितेश की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अमितेश को हॉस्पिटल ले जाया गया। 1 हफ्ते के इलाज के बाद अमितेश ठीक हो गया। मुझे थोड़ा सा ढांढस बंधा। रॉकी को भी डॉक्टर के पास ले जाकर मरहम पट्टी करवाई। मगर इसके बाद रॉकी का स्वभाव काफी हद तक बदल गया। वो मुझे देखकर क्रोधित हो जाता था। सिर्फ श्रुति ही थी जो उसे संभाल पाती थी। अब तो अपने फ्लैट में रहने में भी मुझे अजीब सा लगता था। रात को अगर वॉशरूम जाना होता तो मैं श्रुति को उठा लेता, क्योंकि हमारे कमरे से थोड़ी दूरी पर ही रॉकी बंधा होता था। मेरे कमरे से निकलते ही वो भयंकर तरह से गुर्राने लगता था। एक दिन रात को वॉशरूम जाते समय मुझे श्रुति को उठाना कुछ ठीक ना लगा। मैंने ये देखने के लिए कि रॉकी क्या हरकत करता है, अकेले ही अपने कमरे से बाहर निकल आया। मगर सामने का जो दृश्य मैंने देखा, उसे देखते ही जैसे मेरे हाथ पांव कांप उठे। रॉकी अपनी जगह पर लेटा हुआ था और उसके मुंह पर लगा हुआ था गाढ़ा लाल खून। मैं चीख पड़ा, श्रुति जल्दी आओ! श्रुति हड़बड़ाते हुई बाहर आई। मैंने कहा, उसके मुंह पर देखो, खून! श्रुति ने मुझसे कहा, आप जाके लेट जाइए, मैं देखती हूं। कुछ देर बाद वो वापस लौट कर आई। किसका खून था वो? कहां खून? अरे आपको तो कुछ भी दिखाई देता है। मैं चौंक पड़ा। क्या ये मेरा भ्रम था? श्रुति के कहे अनुसार तो ऐसा ही था। इसके बाद 1-2 बार और मैंने रॉकी के मुंह पर रात को खून लगा देखा, मगर हर बार श्रुति जैसे उसकी बातों को टाल जाती। आप तो बस बाबू शनो को, मुझे लगता है आपको उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। बस हमेशा उसी को चिढ़ाते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। मैं कुछ न कह सका। एक रात मैंने तय किया कि रॉकी की हरकतों पर नजर रखने के लिए अपना मोबाइल कैमरा उसके सामने चालू रखूंगा। मगर उस दिन सुबह एक और घटना हो गई। हमारे फ्लैट से थोड़ी दूरी पर कुछ गरीब लोगों की बस्ती है। बेचारे साग भाजी, दूध, मटन, अंडे वगैरह बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। जब से ये फ्लैट बने हैं, उनकी जिंदगी में थोड़ा सा सुधार हुआ है, क्योंकि शहर से दूर होने की वजह से सामान बेचने के लिए उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता था। मगर अब सामान लेकर वो फ्लैट के आसपास बैठ जाते हैं या फ्लैट के अंदर आ जाते हैं। इसी बहाने फ्लैट वालों को दूर शहर नहीं जाना पड़ता और इन लोगों के भी सामान बिक जाते हैं। उस दिन ऑफिस के लिए जाते जाते अचानक बस्ती के मोड़ पर लोगों की भीड़ देखी। मैं चौंक पड़ा। अचानक एक व्यक्ति दिखा जो हमारे यहाँ दूध देने आता था। मैंने उसे बुलाया, दादा क्या बात है, ये भीड़? क्या बताए बाबू, क्या शुरू हुआ है पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते से। रात में
कई घरों से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। सवेरे उनकी हाथ खाई लाश उधर पड़ी मिलती है। कौन है क्या है समझ में नहीं आता। गरीबों की तो पुलिस भी नहीं सुनती है। कई बार पुलिस को बुलाया, रिपोर्ट लिखाया, मगर सुनकर अचानक मेरे हाथ पांव जैसे कांप उठे। कहीं कहीं रॉकी। मैं ऑफिस न जा सका। तुरंत ही वापस लौटकर घर आया और मोबाइल कैमरा चालू करके वीडियो रिकॉर्डिंग जब देखी तो मेरे हाथ पांव कांप उठे। ये क्या? रात में अचानक रॉकी की शक्ल जैसे बदल गई। एक खूंखार भेड़िए जैसा उसका चेहरा हो गया और चेन खुलाकर वो दरवाजे के नीचे बने होल से बाहर चला गया। और जब वापस लौटा तो उसके मुंह में मांस का एक लोथड़ा था। चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर वो उसे मतलब उसके मुंह में लगा खून कोई झूठा नहीं था। मैंने श्रुति को जब ये वीडियो दिखाया तो वो चीख पड़ी। उसका कहना था कि मैं वीडियो एडिट करके उसे दिखा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाबू सोना इस घर से चला जाए। मगर उसने ऐलान कर दिया चाहे कुछ हो जाए वो बाबू सोना को अपने से अलग नहीं करेगी। इसके लिए अगर उसे मुझसे अलग होना पड़े तो भी वो तैयार है। मैं पागल सा हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। घर में रहने में मुझे डर लगता था। बाबू सोना की वो भयंकर निगाहें जब मुझे घूरती और गुर्राती, मैं ऑफिस के बाद सड़कों पर घूमने लगा। मेरी जिंदगी जैसे तबाह होती जा रही थी। वो सुंदर सा फ्लैट जिसमें आराम से रहने के लिए, श्रुति के साथ सुंदर पल बिताने के लिए मैंने न जाने कितने सपने देखे थे, सब कुछ चूर चूर होता नजर आ रहा था। ऐसे में एक ही सहारा था, अमितेश। मेरा फोन सुनकर वो बोला, देख मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। आई एम ऑल्सो फीलिंग गिल्टी यार। मैंने ही तुम्हें वो कुत्ता दिया और आज वो तुम लोग की जिंदगी में। मेरी बात मान, मेरे साथ एक जगह चल। कहाँ? एक ज्योतिषी जी है, वो तेरी समस्या का कुछ समाधान बता सकते हैं। मैं इन सब बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, मगर मरता क्या ना करता। उस दिन संडे के दिन हम दोनों ज्योतिषी के घर पहुंच गए। उसने कुछ गणनाएं करके मुझसे कहा, आपके घर में जो कुत्ता है वो वास्तव में साधारण कुत्ता नहीं है, उसके ऊपर प्रेत का वास है। क्या? प्रेत? क्या कर रहे आप? ऐसे ही मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, और फिर प्रेत भूत ये सब की बातें। देखिए मेरी गणना कभी गलत नहीं हो सकती। वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, वरना कोई साधारण कुत्ता इतना खूंखार नहीं हो सकता है। आपकी और आपकी पत्नी की जान को खतरा है। जल्द से जल्द प्रेत मुक्ति का उपाय करिए। इसका क्या उपाय है महाराज? अमितेश बोला। इसका मैं उपाय नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रेत सिद्ध नहीं हूं। तो फिर क्या करे? किसी ओझा या तांत्रिक को ढूंढिए। हाँ, हम तो ऐसे किसी को नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं एक सिद्ध तांत्रिक का आपको पता बताए देता हूं। आशा है वो आपकी मदद कर सकेंगे। अगले ही दिन मैं और अमितेश उस व्यक्ति के बताए पते पर पहुंच गए। शहर से काफी दूर एक गांव में शमशान में उनका डेरा था। दोनों करीब 2:30 बजे वहां पहुंचे। शमशान का दृश्य दिन के समय ही काफी डरावना था। शमशान के अंदर एक पेड़ के नीचे बाबा धूनी जलाए बैठे हुए थे। आसपास बहुत सारे शिष्य अन्य काम कर रहे थे। चारों ओर इंसानी कंकाल, खोपड़ियां और न जाने क्या क्या पड़े हुए थे। हमारे बैठते ही बाबा ने कहा,
ओह, प्रेत के सताए हुए हो? हम दोनों चौंक पड़े। यहाँ बाबा के बारे में बता दूं, कोई 75-80 साल के वृद्ध व्यक्ति होंगे। शरीर काफी जर्जर था, सिर पर बाल नाम मात्र भी नहीं, दाढ़ी मूछ पूरी तरह से सफेद। मगर उनकी बातों ने हमें उनका मुरीद बना दिया था। फिर अचानक ही उन्होंने हमें कुछ दूरी पर एक जगह बिठा दिया और अपने आसन पर बैठकर न जाने क्या क्या अजीबोगरीब मंत्र पाठ करने लगे। उनके एक हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दूसरे हाथ में हड्डी। बात करते करते खोपड़ी पर हड्डी की चोट कर रहे थे, जैसे किसी को डांट डपट रहे हों, कुछ कह रहे हों। और फिर आश्चर्यजनक तौर पर हमने एक भयानक दृश्य देखा, जिसे देखकर मैं और अमितेश दोनों ही कांप से उठे। हमारी नज़रों के सामने रॉकी वहाँ पर प्रकट हुआ। मगर ये कैसे हो सकता है? रॉकी तो यहाँ से मीलों दूर है। उसका वही भयंकर रूप, उसी तरह से गुर्राहट, वो उस व्यक्ति को देखकर भयानक रूप से गुर्रा रहा था। फिर अचानक रॉकी गायब हो गया। उसकी जगह एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। वो तांत्रिक उस व्यक्ति से कुछ बातें कर रहा था। काफी देर तक बातें करने के पश्चात वो व्यक्ति भी गायब हो गया। फिर उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। तुम्हारे कुत्ते पर जिन्न का साया है, इसीलिए वो इस तरह हरकतें कर रहा है। काफी समय से जिन्न उसके शरीर में है, मगर वो शांत था। उस रात तुम्हारे दोस्त को चापते समय इंसानी खून उसके मुंह लग गया और अब वो जाग उठा है। हर रात उसे एक इंसानी खून चाहिए और इसीलिए वो आसपास के बच्चों को मार कर खा रहा है। ये क्या कह रहे बाबा? वो उसे खून क्यों चाहिए? क्या उसे किसी तरह रोका नहीं जा सकता है? अच्छा है जो वो इस तरह से खून लेकर अपनी प्यास बुझा रहा है। कहीं अगर उसे रोका गया तो तुम पति पत्नी की जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वो अपनी प्यास तुम दोनों से और फिर आसपास के फ्लैटों से बुझाएगा। मैं चौंक पड़ा। मगर बाबा, किसी जानवर पर जिन्न का साया कैसे पड़ सकता है? जब तुम उसे खरीद कर ला रहे थे तो कहीं रुके थे? याद करो। अब नहीं बाबा, अमितेश बोला, क्योंकि जब उसे हम लेकर आ रहे थे तब अमितेश भी मेरे साथ ही था। क्या तुम लोग उसे लाते समय उस गांव के कब्रिस्तान से होकर नहीं आए थे? और आते हुए वहीं पर एक जनाजे को कब्र दी जा रही थी। जनाजे के पास से गुजरते हुए तुम्हारी गाड़ी थोड़ी स्किड कर गई थी और कुत्ता छिटक कर जनाजे के पास गिर गया था। हाँ कि नहीं? हाँ बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम दोनों बेहद आश्चर्यचकित थे। उसी समय तुम्हारे कुत्ते पर जिन्न ने वश किया। असल में जनाजा एक बहुत ही सिद्ध पुरुष अब्दुल हमीद का था। जीते जी वो तंत्र मंत्र में काफ़ी दक्ष था। एक जिन्न को भी उसने वश में किया था, जिससे लोगों का वो भला करता था। मगर मरते मरते उसे याद न रहा कि उस जिन्न को आज़ाद करना है। उसकी मौत के बाद जिन्न ने अपने आप को पालने पोसने के लिए एक और शरीर की तलाश की और तभी तुम्हारे कुत्ते का शरीर उसे मिल गया। और अब खून लगने के बाद वो और भयानक हो चुका है। मगर बाबा, इसे बचने का कोई उपाय बताइए। अभी तो उपाय संभव नहीं। क्या कह रहे हैं आप? फिर मैंने कहा अभी उपाय संभव नहीं। थोड़ा शांत बैठो।
आज से 4 दिन बाद अमावस्या है। उस रात आना। मैं अपनी डाकिनी को, उस जिन्न को पकड़ने भेजूंगा। अगर डाकिनी जिन्न को पकड़ने में कामयाब हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं हुई तो मैं कुछ नहीं कह सकता। भगवान से दुआ करो वो कामयाब हो जाए। मगर बाबा 4 दिन उस फ्लैट पे कैसे बीतेंगे? शांत रहो, शांत रहो। मैं ताबीज बनाए देता हूँ, तुम पति पत्नी अपने गले में पहन लेना। इससे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और 4 दिन बीत जाएंगे। तुम्हारी पत्नी का ताबीज थोड़ा शक्तिशाली दूंगा। उससे कहना अमावस की रात उस ताबीज को किसी हद से अपने गले से अलग ना करे और कुत्ते से दूर दूसरे कमरे में खुद को बंद रखे, क्योंकि उस रात वो घर में तांडव करेगा और तुम्हारी पत्नी अकेली रहेगी। उसे यहाँ नहीं ला सकते। खबरदार, खबरदार, उसे यहाँ नहीं लाना, अन्यथा दूसरा अनर्थ हो सकता है। शमशान में स्त्रियों का आना इसीलिए मना होता है क्योंकि उनका शरीर ऋणात्मक शक्ति का समूह होता है। पुरुष को धनात्मक शक्ति और स्त्री को ऋणात्मक शक्ति कहा जाता है। इन दोनों के मेल से ही संसार चलता है, और ये ऋणात्मक शक्ति अपशक्तियों को आकर्षित करती है। उस जिन्न से छुटकारा पाने जाकर तुम्हारी स्त्री के शरीर में कोई दूसरी शक्ति बस जाए, ये तुम चाहते हो? उसे हिम्मत दो, वो रात उसे अकेले ही बितानी पड़ेगी। कुत्ते से बहुत प्यार है ना उसे। इसकी सजा तो उसे थोड़ी थोड़ी भुगतनी ही पड़ेगी। जाओ। इसके बाद उन्होंने हमें ताबीज़ दिया और कहा अमावस की रात हम दोनों उनके पास पहुंचे। घर पहुंचकर मैंने श्रुति को ताबीज़ पहनाया। हालांकि वो इसे पहनने को कतई तैयार नहीं थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मगर हाँ, उस दिन जब तांत्रिक मंत्र जप रहा था और रॉकी वहाँ पर हमें दिखा था, उस वक्त रॉकी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया था। वो श्रुति की बात भी नहीं मान रहा था। इस बात से वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित जरूर थी। मगर अगले 4 दिन कैसे बीते वो मैं ही जानता हूँ। रॉकी जैसे कुछ एहसास पा गया था, इसलिए हमेशा मुझे भयंकर निगाहों से घूरता रहता। मैं जब तक उसकी नज़रों के सामने रहता, उसकी नज़रें मुझ पर ही लगी रहती, और उसकी वो भयानक आंखें, मैं उसे नहीं भूल सकता। फिर देखते ही देखते आई अमावस की वो रात। मैं और अमितेश दोनों ही शमशान की तरफ चल पड़े। रात को शमशान और भी डरावना लग रहा था। मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा था, क्योंकि मेरी वजह से बेचारे अमितेश को ये सब झेलना पड़ रहा है। मगर उसका कहना यह था कि चूंकि उसने कुत्ता मुझे दिया है, इसलिए मेरी मदद करना उसका फर्ज है। हम दोनों जब तांत्रिक के पास पहुंचे तो उस वक्त किसी बड़े हवन का आयोजन था। विभिन्न तरह की सामग्री वहां रखी हुई थी। 2-3 बड़े बड़े गोले बने हुए थे। एक गोले में मुझे और अमितेश को 2 चेलों के साथ बैठाया गया। तांत्रिक ने कहा, आगे जो कुछ होने वाला है वो तुम लोगों की कमजोर स्नायु तंत्र सहन नहीं कर सकता, मगर अगर तुम्हें अपनी पत्नी और अपनी जान बचानी है तो सहना ही पड़ेगा। एक बात ध्यान रखो, जो कुछ तुम देखोगे वो भ्रम है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। चाहे कुछ भी हो जाए, इस गोले से बाहर तुम्हें नहीं आना है, क्योंकि अगर गोले से बाहर निकले तो फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हें विभिन्न तरह के भ्रम होंगे, छलावे होंगे, धोखे होंगे, मगर
तुम्हें इस गोले से किसी हद से बाहर नहीं आना है। इसके बाद तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। अजीबोगरीब मंत्र जाप के साथ वो यज्ञाहुतियां दे रहा था। 2-3 चेले और उसके साथ बैठे थे। जैसे जैसे रात गहराने लगी, शमशान का वातावरण और भी भयानक होने लगा। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। श्रुति का फोन था। हेलो, हाँ श्रुति। रजत, रजत तुम कहाँ हो? जल्दी जल्दी करो रजत, रजत मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ श्रुति? बाबू सुना, अजीब सा कर रहा है, बहुत बहुत भयानक हो चुका है। खूंखार गुर्रा रहा है, अपना चैन तोड़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं से नहीं संभाल पा रही हूँ। रजत, रजत तुम जल्दी आओ, वरना पुनः मैं मर जाऊंगी। श्रुति, एक बात अच्छी तरह से सुन लो। तुम अपने आप को दूसरे कमरे में बंद कर लो। देखो, तुम्हारे गले में तावीज है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मगर आज की रात हमें किसी भी तरह से बितानी होगी। मैं इस वक्त तुमसे बहुत दूर हूँ, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। आज की रात हम दोनों को हिम्मत से काम लेना होगा, अन्यथा हम दोनों की जान को खतरा है। मगर रजत, मैं अकेली कैसे? श्रुति प्लीज, आज की रात किसी तरह से संभाल लो। इसके बाद फोन कट गया। फिर तो कहने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ। कभी ऐसा लगता जैसे हम आसमान में तैर रहे हैं, कभी ऐसा लगता हम नरक की गहराइयों पर अड़ गए हैं। भयानक भयानक आवाजें, भयानक दृश्य, आंधी, अग्नि वर्षा, और कभी रॉकी हमारे सामने आकर खूंखार रूप से भौंकता हुआ खड़े हो जाता है। हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं पा रहे थे। एक बार मेरा फोन फिर से बढ़ उठा। ऐसा लगा जैसे श्रुति चीख रही है, मुझे बाबू सोना ने चाप रहा है, बचाओ मुझे। एक बार तो घबरा कर मैं उठकर गोले से बाहर निकलने को और घर की तरफ दौड़ने को भी तैयार हो गया था, मगर पास ही बैठे चेलों ने मुझे पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे फिर से शांत किया और बैठाया। काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा। उसके बाद फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक बोला, भगवान तुम लोगों के साथ है। डाकिनी ने जिन्न को परास्त कर दिया है। अब डरने की कोई बात नहीं। अब वो तुम्हारा जानवर पहले जैसा शांत हो गया है। अब उसका अच्छे से लालन पालन करो। फिर तांत्रिक ने एक और ताबीज जैसा कुछ दिया। कहा, रॉकी के गले के पट्टे में बांध देना, दोबारा जिन्न उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम लोग तांत्रिक का धन्यवाद देकर घर लौट आए। वो सुबह मेरे जीवन की एक नई सुबह थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, श्रुति मुझसे लिपट गई। रजत उसे कही दिया, मुझे नहीं रखना उसे घर में। मैं नहीं चाहती, या तो वो यहाँ रहेगा या मैं रहूंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा जानवर। श्रुति शांत। देखो सब कुछ ठीक हो गया है। अब हमारा रॉकी, हमारा प्यारा सा रॉकी है। हम दोनों मिलकर उसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। ऐसा नहीं करते। जब हमने एक निरी जीव की जिम्मेदारी ली है तो हम उसे पालेंगे जरूर। श्रुति को बरामदे में बैठाकर मैं अंदर कमरे में गया, जहाँ पर रॉकी सोया रहता था। उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। उसके शरीर का आकार पहले की अपेक्षा काफी घट चुका था। वो लस्त सा पड़ा हुआ था। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने आंख नहीं खोली, मगर धीरे से पूंछ हिलाई, जैसे एक फर्माबरदार जानवर अपने मालिक की उपस्थिति पर रिएक्ट करता है।